हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पैराथायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड ग्लैंड। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। सबसे पहले करेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो इस ग्रंथि की खोज की थी रेनॉल्ड ने और ये सभी वर्टिब्रेट्स यानी कि सभी कशेरुकियों में पाई जाती है, केवल पीसेस को छोड़कर। पीसेस क्या चीज़ होती हैं? मछलियाँ, फिशेस। तो उस क्लास में ये नहीं पाई जाती, बाकी सभी क्लासेस में पाई जाती हैं। तो इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को पैराथायराइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि के बिल्कुल साथ संबंध प्रदर्शित करती हैं। ये थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह में धसी होती हैं। ये सभी कशेरुकियों में पाई जाती है। मेंढक यानी कि एम्फीबिया में ये एक जोड़ी होती हैं। रेप्टाइल्स में 2 जोड़ी होती हैं। एविज पक्षियों में 1 जोड़ी या 2 जोड़ी होती हैं। मैमल्स स्तनधारियों में इनकी संख्या 4 होती है। कभी कभी इनकी संख्या 2 से 6 तक भी हो सकती है। तो अलग अलग जीवों में इनकी संख्या क्या है? अलग अलग पाई जाती है और मछलियों में ये बिल्कुल ही एब्सेंट होती हैं। तो ये हो गया परिचय। नेक्स्ट आती है इसकी स्थिति और संरचना, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर। यह एक जोड़ी होती हैं और थायराइड ग्रंथि के पृष्ठभाग में धसी रहती हैं। खोज रेनॉल्ड ने की थी। साइज 6 से 7 mm लंबी और 3 से 4 mm चौड़ी होती हैं। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। और इसका भार 0.01 से 0.03 ग्राम होता है। संरचना मटर के दाने के समान होती है और रेड कलर की होती हैं। इससे पैराथार्मोन निकलता है जिसको कॉलिप का हार्मोन कहते हैं। कॉलिप का हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खोज कॉलिप नाम के साइंटिस्ट ने की थी। कार्य: यह किडनी यानी वृक्क और आंतर इंटेस्टाइन से कैल्शियम आयनों के अवशोषण को बढ़ाती है। अस्थियों हड्डियों से कैल्शियम व फास्फेट के प्रवाह को प्रेरित करती है और यह फास्फेट के उत्सर्जन को भी बढ़ाती है। रक्त में कैल्शियम आयनों व फास्फेट की मात्रा का नियमन करता है। तो ये हो गए काम किसके? पैराथायराइड ग्रंथि के। अब देखिए डायग्राम के अंदर पैराथायराइड ग्रंथि को दिखाया गया है। पाई कहाँ जाती है? थायराइड ग्रंथि के अंदर। तो ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है श्वास नली। उसके अंदर ये है हमारे पास थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको रेड कलर के 4 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड। इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसी तरह से इधर भी हैं और इसी तरह से इधर भी हैं। तो ये हो गए पैराथायराइड ग्रंथि। पाई कहाँ जाती है? श्वास नली ट्रैकिया के साथ लगी हुई होती है थायराइड ग्रंथि के अंदर। अब आ जाती है इसकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है आंतरिक संरचना या औतकी। तो औतकी दृष्टि से ये ग्रंथिल कोशिकाओं के सघन पिंडों के रूप में होती हैं और प्रत्येक पिंड की रचना एपिथीलियम कोशिकाओं के समूह द्वारा बनी होती है। इसके बीच में बड़े बड़े रुधिर कोटर ब्लड साइनेसेस होते हैं और प्रत्येक ग्रंथि के चारों ओर संयोजी ऊतक का पतला आवरण होता है। प्रत्येक पिंड में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट आती हैं चीफ सेल्स, जिसको बोलते हैं मुख्य कोशिका। ये 2 प्रकार की हैं, लाइट चीफ सेल्स और डार्क चीफ सेल्स। और दूसरी आ जाएंगी ऑक्सीफिल सेल्स। सबसे पहले देखते हैं चीफ सेल्स। ये छोटी होती हैं, साइज 4.8 माइक्रोन तक इनका व्यास होता है और इसके बीच में बड़ा केंद्रक पाया जाता है। कोशिका है तो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है।
ये पैराथायराइड की मुख्य कोशिका है जो पैराथार्मोन के संश्लेषण व स्त्रवण के लिए उत्तरदायी है। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना और स्त्रवण का मतलब होता है सक्रीशन करना, सर्जित करना। कोशिका द्रव्य की अभिरंजन प्रतिक्रिया के आधार पर ये दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होती हैं, पहली लाइट और दूसरी डार्क चीफ सेल्स। अभिरंजन होता है स्टेनिंग, तो स्टेनिंग के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं। पहले देखते हैं लाइट। ये संख्या में ज़्यादा होती हैं और थोड़ी बड़ी होती हैं। इन कोशिकाओं में स्रावी कणिकाएँ काफ़ी कम पाई जाती हैं और इसमें गोल्जी काय भी छोटा होता है। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी कोशिका का कोशिकांग है। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोजन अधिक होता है और ये निष्क्रिय अवस्था की कोशिकाएं होती हैं। दूसरी आ जाती है डार्क चीफ सेल्स। हल्की कोशिकाओं की अपेक्षा ये संख्या में कम है और स्त्रवण की दृष्टि से सक्रिय कोशिकाएं हैं। लाइट कैसी थी? इनएक्टिव थी, लेकिन ये एक्टिव हैं। इसमें अंत्यप्रदवी जालिका, गोल्जी काय व माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय और विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। ये तीनों चीज़ें क्या है? कोशिका के कोशिकांग। स्राविक कणिकाएं अधिक व ग्लाइकोजन कम मात्रा में उपस्थित होता है। ये बात होगी चीफ सेल्स की। नेक्स्ट आती हैं ऑक्सीफिल सेल्स। तो वयस्क मनुष्य में कुछ मुख्य कोशिकाएं रूपांतरित होकर ऑक्सीफिल कोशिकाएं बनाती हैं। जो मुख्य कोशिकाएं हैं, चीफ सेल्स हैं, वो ही मॉडिफाइड होकर क्या बना लेंगी? ऑक्सीफिल सेल्स। इसका क्या काम है, यह अभी तक ठीक से ज्ञात नहीं हो पाया है। कई प्राणियों और युवावस्था में यह अनुपस्थित होती हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऑक्सीफिल कोशिकाएं आयु के साथ बढ़ती हैं और मुख्य कोशिकाओं की अपहासित अवस्था का रूप है। यानी कि इनके फंक्शन के बारे में अभी तक कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास और ना ही इनका क्या काम है इसके बारे में कोई जानकारी है। ये मुख्य कोशिकाओं के आगे ही मॉडिफिकेशन है। ये बात हो गई हिस्टोलॉजी की, पैराथायराइड ग्रंथि की। अब हार्मोन जो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है उसका नाम है पैराथॉर्मोन। तो ये ग्रंथियां पैराथॉर्मोन, जिसको स्मॉल लेटर में लिखना हो तो PTH नामक हार्मोन कहते हैं, उसका स्रवण करती हैं। और इस हार्मोन को सबसे पहले कॉलिप ने 1925 में तैयार किया था, इसलिए इस हार्मोन का नाम क्या हो गया? कॉलिप का हार्मोन। ये बात हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी देखी थी। यह हार्मोन प्रोटीन का बना होता है और इसका अनुभार 9500 होता है और इस हार्मोन में 84 अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन की कुछ छोटी छोटी श्रृंखलाएं भी पैराथायराइड स्राव में पाई जाती हैं, जिनकी पैराथॉर्मोन जैसी ही क्रिया होती हैं, परंतु काफ़ी कम क्रियाशील होता है। ऐसा मानना है कि यह सामान्य पैराथॉर्मोन प्रोटीन हार्मोन का अपघटित उत्पाद है। तो ये बात होगी पैराथॉर्मोन की। अब आ जाते हैं पैराथॉर्मोन के कारण कि ये क्या काम करता है। सबसे पहला काम करेगा ये रीएब्जॉर्प्शन का। किसका रीएब्जॉर्प्शन? अस्थि से कैल्शियम का पुनः शोषण। अस्थियां होती हैं हड्डियां, बोन्स। तो पैराथॉर्मोन की उपस्थिति में कैल्शियम आयनों और फॉस्फेट आयनों का पुनः शोषण किया जाता है। इस क्रिया में कैल्शियम तथा फॉस्फेट आयन अस्थि से कोशिका बाह्य तरल में अभिगमन करते हैं। क्या होंगे? जो कैल्शियम और फॉस्फेट के आयन हैं वो अस्थियों से कहाँ चले जाएंगे? कोशिका के बाह्य तरल में। इस प्रकार कोशिका बाह्य तरल कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है और इसकी सामान्य मात्रा उसमें बनी रहती है। इस क्रिया में अस्थि की अस्थि शोषक कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं। इन कोशिकाओं के लयनकाय यानी कि जो लाइसोसोम होते हैं उनके एंजाइम कार्बनिक मैट्रिक्स को तोड़ देते हैं और फॉस्फेट व कैल्शियम आयनों को फ्री कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं।
और इस सारी क्रिया को पैराथॉर्मोन ही उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट आता है जठरांत क्षेत्र में कैल्शियम का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन। तो पैराथॉर्मोन कैल्शियम के जठरांत अवशोषण में वृद्धि करता है। पैराथॉर्मोन का इस क्रिया पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इस क्रिया के लिए उत्तरदायी विटामिन डी के प्रभाव को उत्प्रेरित करता है। आंतर इंटेस्टाइन द्वारा कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि के लिए आवश्यक जो प्रेरक हैं वो है 25 डिहाइड्रोक्सी कोलेकैलिस फेरोल का विटामिन डी से निर्माण पैराथॉर्मोन की उपस्थिति में ही होता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कौन? पैराथॉर्मोन। तो क्या था? कोलेकैल्सिफेरोल, जिसको विटामिन D3 बोलते हैं, उससे बन जाता है 125 डिहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरोल और उससे कैल्शियम के आंतर द्वारा अवशोषण में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। पैराथॉर्मोन इसमें सक्रियण का काम करता है, एक्टिवेशन का काम करता है। थर्ड आता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन यूरिनेफेरियस ट्यूब्यूल्स, वृक्क नलिकाओं में कैल्शियम का पुनः अवशोषण। तो पैराथॉर्मोन वृक्क नलिकाओं में कैल्शियम के पुनः अवशोषण में वृद्धि करता है और इस प्रकार कैल्शियम का उत्सर्जन क्या होता है? कम होता है। तो ये क्या हो गए काम किसके? पैराथॉर्मोन के। अब नेक्स्ट आ जाती हैं एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ पैराथॉर्मोन, यानी कि अगर पैराथॉर्मोन का कम सेक्रीशन हो या अधिक सेक्रीशन हो तो शरीर में क्या असमानताएं आ जाती है। सबसे पहले आएगी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर का क्या मतलब होता है? अति स्त्रवण होना, यानी कि पैराथॉर्मोन का ज़्यादा स्त्रवण होना। तो पैराथायरॉयड ग्रंथियों द्वारा अति स्त्रवण पैराथॉर्मोन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो पैराथॉर्मोन की रुधिर में अधिकता होने पर कैल्शियम और फास्फेट के जो लवण हैं वो क्या करते हैं? अस्थियों से निकलकर रुधिर में आने लगते हैं, जिससे अस्थियां कमज़ोर, लचीली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और उसमें दर्द शुरू हो जाता है। बच्चों में इनकी अधिकता होने पर अस्थियों में आकार की परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि उनका जो हड्डियां वगैरह हैं उनका आकार बदल जाता है और अस्थियों के कमज़ोर होने पर उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है और इसको ओस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं। तो ये हो गया किससे संबंधित रोग? अस्थियों से, हड्डियों से संबंधित। रुधिर में अगर कैल्शियम आयन की अधिकता हो गई तो कोमल अंगों, कोमल अंग कौन कौन सी होती हैं? जैसे पित्ताशय हो गया, किडनी हो गई, तो उसमें पत्थर बनना शुरू हो जाता है। पथरी बोलते हैं जिसको कॉमन लैंग्वेज में, तो वो बनना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर क्या हो जाता है? कैल्शियम बढ़ जाता है। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने को हाइपोकैलेसीमिया कहते हैं और इससे तंत्रिकाएं और पेशियां क्षीण हो जाती हैं, यानी कमज़ोर हो जाती हैं। यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, प्यास अधिक लगती है, भूख मर जाती है, कब्ज हो जाती है और सिर दर्द होने लगता है। ग्रंथियों के बढ़े हुए भागों को काटकर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अवस्था से मुक्त हो सकते हैं और जो रोग हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव भी इन कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, जो पैराथायरॉयड के स्रवण को नियंत्रित करता है। यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। कौन सा हार्मोन? थायरोकैल्सिटोनिन। यह रुधिर में फास्फोरस की मात्रा के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो ये हो गया हाइपर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का या फिर अल्पस्त्रवण पैराथायरॉयड ग्रंथि का। अल्पस्त्रवण का मतलब होता है कम सिक्रीशन होना। तो पैराथॉर्मोन के कम स्त्रवण को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। पैराथॉर्मोन की कमी होने पर
बाह्य कोशिकीय द्रव में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, पहले वाले में बढ़ी थी, इसमें कम हो गई। और फॉस्फेट की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे पेशियों और तंत्रिका, पेशियाँ होती हैं मसल्स और तंत्रिकाएं होती हैं नर्व्स, तो उनमें अनावश्यक उत्तेजना के कारण पेशियों में ऐंठन और कंपन होने लगता है। कभी कभी ऐच्छिक पेशियों में लंबे समय तक के लिए संकुचन हो जाता है और इस रोग को टिटैनी रोग कहते हैं। अधिकांश रोगी कंठ की पेशियों में ऐसा संकुचन हो जाने के कारण सांस नहीं ले पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि जब कभी थायराइड ग्रंथि को निकालते समय पैराथायराइड भी शरीर से बाहर निकल जाती है तो 1 सप्ताह के अंदर ही रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो अगर पैराथायराइड ग्रंथि को शरीर से बाहर कर देंगे तो व्यक्ति भी मर जाता है। पैराथार्मोन आंत होती है इंटेस्टाइन में, कैल्शियम के अवशोषण को तथा वृक्कों में इनके पुनरावशोषण और फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है। रुधिर में कैल्शियम की इस प्रकार बड़ी मात्रा का उपयोग विटामिन डी के प्रभाव से अस्थि निर्माण में होता है। अस्थि निर्माण यानी कि हड्डियों का निर्माण। शरीर में अस्थियों का ऐसा पुनर्निर्माण यानी कि बोन रीमॉडलिंग जीवन भर होता रहता है। इसी से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा सामान्य बनी रहती है। तो ज़्यादा मात्रा होगी तो भी वो डेंजरस है और कम मात्रा होगी तो भी वो खतरनाक है। इससे पैराथार्मोन और विटामिन डी की सहयोगी भूमिकाएं होती हैं। इसके विपरीत थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन अस्थि के विघटन को कम और मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ा देता है और पैराथार्मोन से विरोधी भूमिका निभाता है कैल्सिटोनिन। तो ये पैराथार्मोन का अपोजिशन का काम करता है, विरोधी भूमिका को निभाता है। अगर इस हार्मोन की वृद्धि हो जाती है तो उसको कैल्सिटोनिन हार्मोन दिया जाता है ताकि वो उसके प्रभाव को कम कर सके, ख़त्म कर सके। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ पैराथार्मोन बाय कैल्सिटोनिन। हमने अभी पढ़ा था कैल्सिटोनिन क्या करता है, पैराथार्मोन का कंट्रोल करता है। तो अगर पैराथार्मोन की क्रिया रुधिर में बढ़ जाती है तो इसकी एक दूसरे हार्मोन कैल्सिटोनिन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कैल्सिटोनिन की उपस्थिति रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को घटा देती है। यह भी एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि 32 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। पहले यह माना जाता था कि यह हार्मोन पैराथायरिज्म द्वारा स्रावित होता है, पर अब यह प्रमाणित हो चुका है कि यह थायराइड द्वारा स्रावित होता है। मतलब ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि हमने इससे पहले वाली वीडियो में की थी, तथा इसको थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं। तो इस हार्मोन का यूज़ क्या है, पैराथार्मोन को कंट्रोल करना, उसकी एबनॉर्मलिटी को, असामान्यता को कंट्रोल करना। तो ये इसका काम करता है। पैराथायराइड ग्रंथि से केवल एक ही हार्मोन निकला है जिसका नाम है पैराथार्मोन। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि उसकी कम मात्रा में सेक्रीशन होता है तो क्या होता है, ज़्यादा में होता है तो क्या होता है। तो मेनली ये कैल्शियम की सांद्रता को या मात्रा को बढ़ाता है अगर ये ज़्यादा सेक्रीशन होता है तो अब इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, पैराथायराइड ग्रंथि। तो अगली वीडियो में करेंगे कोई दूसरी ग्रंथि। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।